हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 9th चैप्टर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। इसमें हमने ये देखना है कि ये चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, वो क्या होता है, क्यों हम ये चैप्टर पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है। हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं। हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एंड बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, ये चैप्टर क्या बोल रहा है कि जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, यानी जो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाया है, उसको आपने एनालाइज करना है। एनालाइज का मतलब क्या होता है, हमने उससे निकालने हैं कंक्लूजन्स। मैं जब आपको इंट्रोडक्शन बताती हूँ तो उसमें मैं आपको क्या बताती हूँ कि पहले जर्नल होता है, फिर जर्नल के बाद लेजर बनता है। ठीक है, लेजर के बाद फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ये तीनों काम हमारे बीके का पार्ट है, बुक कीपिंग का पार्ट होता है। ठीक है, जर्नल को हम क्या बोलते हैं, जर्नल एक रिकॉर्डिंग, जर्नल होता है रिकॉर्डिंग, फिर होता है क्लासीफाइंग, और ट्रायल बैलेंस को हम बोलते हैं समराइजिंग। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एनालिसिस, और लास्ट में होता है इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका, ये आपको एनालिसिस यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इंटरप्रिटेशन यानी बैलेंस शीट से जो आपको कंक्लूजन्स मिलने वाले हैं, जो आप कल को अपने जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे उन्हें कम्युनिकेट करेंगे। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज होंगी, कस्टमर है, सप्लायर है, मार्केटर है, हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयर्स हैं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी वे से जुड़े हुए हैं, वो सब हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है, तो हम एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन क्यों करते हैं, ताकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका जो भी इंटरेस्ट है, हम उन्हें वही इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकें। समझ में आई बात। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या था, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, और हमने इस चैप्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके कंक्लूजन्स निकालने हैं, यानी रिजल्ट्स निकालने हैं। इतना क्लियर है। अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमने देखना है कि ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वो क्यों पढ़ते हैं, उसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या लिमिटेशंस हैं इसकी, कौन कौन से टूल्स होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। हाँ जी, जैसे फर्स्ट क्या है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमें 2 ईयर या 2 कंपनीज, जिसको हम बोलते हैं 2 ईयर, अगर सेम कंपनी अपने ही 2 सालों का कंपैरिजन कर रही है, मान लो ए लिमिटेड कंपनी है और वो 2020 और 2021 का कंपैरिजन कर रही है, या 21 का 22 के साथ में कंपैरिजन कर रही है, तो वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट के थ्रू होगा। या फिर 2 कंपनीज ए लिमिटेड बी लिमिटेड के साथ में कंपेयर कर रही है अगर अपने फर्म को, तो वो भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट के साथ में पॉसिबल है। ठीक है, अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट वही मैंने बताया, इंट्रा फर्म या इंटर फर्म, अगर एक कंपनी किसी दूसरी कॉम्पिटिटर कंपनी के साथ में कंपेयर करती है तो उसको हम बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। और इंट्रा फर्म मतलब अगर एक कंपनी अपने ही अकाउंट्स को कंपेयर कर रही है, उसको हम बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम कंपेयर करने के लिए अपने डाटा को ऐसे सिस्टमेटिक वे में बोलते हैं कि मैनेज करते हैं या सॉर्ट आउट करते हैं, ताकि अगर हमें किसी भी साल का किसी भी दूसरे ईयर के साथ या 3rd ईयर के साथ या 4th ईयर के साथ कंपैरिजन करना हो तो वो ईजी हो जाए। कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्यों बनता है, ताकि हमें कंपैरिजन करना इजी हो, हमें पता लग सके कि ए कंपनी का बी कंपनी के साथ में अगर कंपैरिजन करते तो कौन सी कंपनी प्रॉफिटेबल है, कौन सा ईयर 2020, 21, 22 कौन सा ईयर प्रॉफिटेबल था, इन सब के लिए हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, सेकंड होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट कोई 2 ईयर्स का नहीं बनता, या बोल सकते हैं कि कोई 2 कंपनी का नहीं बनता, एक ही कंपनी का एक ही ईयर का कॉमन साइज स्टेटमेंट बनता है। कॉमन साइज स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि हमारे 100% एसेट्स में फिक्स एसेट्स कितनी है, कितना परसेंट है, इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट है, करंट एसेट कितना परसेंट है, या हमारे 100% लाइबिलिटीज़ में फिक्स लाइबिलिटी कितना परसेंट है, करंट लाइबिलिटी कितना परसेंट है,
मतलब अगर हमारी पूरी प्रॉपर्टी 100% है तो उसमें किस पर्टिकुलर कंटेंट का कितना शेयर है। हमारी कंपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे ज़्यादा डिपेंडेंट है या शेयर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट है या डिबेंचर्स पे है, ये सब हमें कॉमन साइज स्टेटमेंट से पता लगता है। आगे 1 बाय 1 हम सब करेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ आपको मैं ये बता रही हूँ कि ये चैप्टर पढ़ना क्यों है और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि बिजनेस में कितना कैश का इनफ्लो हुआ, यानी कितना कैश आया, और कितना कैश का आउटफ्लो हुआ। यानी बिजनेस में हम जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट के लिए हो, चाहे वो एक्टिविटी फाइनेंस एक्वायर करने के लिए हो, या फिर वो एक्टिविटी बिजनेस के ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए हो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग है, फाइनेंसिंग है, इन्वेस्टिंग है, तीनों ही एक्टिविटी से कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, और अल्टीमेटली एक पूरे साल के अंदर हमें कितना पैसा रिसीव होता है या कितना खर्चा हमारा इन कैश होता है, वो सब हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता लगता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद क्या है, लास्ट टॉपिक, रेशोज। रेशोज क्यों ज़रूरी है? अगर मुझसे कोई पूछेगा आपकी कंपनी को प्रॉफिट कितना है, तो मैं क्या बताऊंगी, 1 लाख। बट 1 लाख कितने में से इन्वेस्टमेंट कितना था? इन्वेस्टमेंट 10 लाख का था या 1 करोड़ का था या 10 करोड़ का था, यानी ये 1 लाख किधर से कितने में से आया? 1 लाख अमाउंट सुनने में अच्छा है कि हाँ 1 लाख का प्रॉफिट है, बट अगर यही 1 लाख मुझे 5 लाख के इन्वेस्टमेंट से आया तो ये अच्छा है। बट अगर ये 1 लाख का रिटर्न मुझे 10 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से आया तो ये तो कंपनी के लिए लॉस का सिचुएशन है। मतलब अमाउंट प्रॉफिट वही है, प्रॉफिट 1 लाख का ही है, बट जिसने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया उसके लिए वो बहुत अच्छा है, बट जिसने 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया उसके लिए तो बहुत बेकार है। तो रेशो हमें ये बोलता है कि आप डेटा को नंबर्स में मत दो, आप डेटा को किसी रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में दो, यानी आप परसेंटेज में बताओ। अगर मुझसे पूछे आपको कितना प्रॉफिट होता है, मैं बोलूँगी 10%। 10% का मतलब ये है, अगर मैंने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया तो मुझे 1 लाख का प्रॉफिट होगा। अगर मैंने 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया तो मुझे 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा। समझ रहे हो? मतलब जितना भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया होगा उसका मुझे 10% प्रॉफिट होगा। ये समझना आसान है। हम किसी को बोल दें 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन कितने में से, वो समझाना मुश्किल है। बट अगर मैंने बोला 10%, तो वो हमें बोल सकते हैं कि कम्युनिकेट करना ईजी रहेगा, ठीक है। रेशो में दिया है 2:1, तो इसका मतलब क्या है कि एसेट्स, करंट एसेट्स आर डबल ऑफ करंट लायबिलिटी, ये भी बताना ईजी है। क्लियर है? तो रेशोज क्या होता है, डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए हम रेशोज का यूज करते हैं। क्लियर है? ये इसका इंट्रोडक्शन है। यही सब चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। अब हमने 1 बाय 1 एक एक वीडियो में सारे टॉपिक्स को करना है। ये पूरा चैप्टर हमने एक एक वीडियो में कवर करना है, ठीक है। ओके देन, थैंक यू सो मच।